नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है। देर रात गए घर के सारे कामों से फुर्सत मिलने पर जब रोहिणी अपने कमरे में जाने लगी, तभी उसे याद आया कि वह छत से सूखे हुए कपड़े लाना तो भूल ही गई है। बारिश का मौसम था, आसमान साफ था, तो उसने कपड़ों के अलावा घर भर की चादरें भी धोकर छत पर सुखाने डाल दी थी। थकान की वजह से एक बार तो मन हुआ कि सुबह ही ले आऊंगी, लेकिन फिर ध्यान आया कि अगर रात में कहीं बारिश हो गई तो सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। फिर रोहिणी छत पर चली गई। वह कपड़े उतार ही रही थी कि छत के कोने से उसे किसी से बात करने की धीमी धीमी आवाज सुनाई दी। रोहिणी आवाज की दिशा में बढ़ी। दाईं ओर के कमरे के सामने वाली छत पर मुंडेर से सटकर खड़ा हुआ कोई फोन पर धीमी आवाज में बात कर रहा था। बीच बीच में हंसने की आवाज भी आ रही थी। बातें करने वाले की रोहिणी की और पीठ थी, इसीलिए उसने रोहिणी के आने का आवाज नहीं हुआ। मगर रोहिणी समझ गई कि यह कौन है। रोहिणी 3-4 महीनों से निशा के रंग ढंग देख रही थी। वह हर समय मोबाइल से चिपके या तो बातें करती या मैसेज भेजती रहती थी। कॉलेज से आकर वह कमरे में घुसकर बातें करती रहती थी और रात का खाना खाने के बाद जैसे ही मोबाइल की रिंग बजती, वह छत पर भाग जाती और फिर घंटे भर बाद वापस आती। रोहिणी के पूछने पर बहाना बना देती कि सहेलियों का फोन था या पढ़ाई के बारे में बातें कर रही थी। लेकिन रोहिणी इतनी भी नादान नहीं है कि वह सच न समझ पाई। वह अच्छी तरह जानती थी कि निशा फोन पर लड़कों से बातें करती है, वह भी एक लड़के से नहीं, कई लड़कों से। निशा, इतनी रात गई, यहाँ अंधेरे में क्या कर रही हो? चलो नीचे चलो। रोहिणी की कठोर आवाज सुनकर निशा ने चौंक कर पीछे देखा। चल यार, मैं तुझे बाद में कॉल करती हूँ, बाय कहकर निशा ने फोन काट दिया और बिना रोहिणी की ओर देखे नीचे जाने लगी। तुम तो 1-1.5 घंटा पहले छत पर आई थी निशा, तब से यही हो, किससे बातें कर रही थी इतनी देर तक? रोहिणी ने पूछा। निशा बोली, अब आपको क्या अपने हर मोबाइल कॉल की जानकारी देनी पड़ेगी चाची? आप क्यों हर समय मेरी पहरेदारी करती रहती हैं? किसने कहा है आपसे? मेरा दोस्त है, उससे बातें कर रही थी। निशा, बड़ों से बात करने की भी तमीज रही नहीं अब तुम में। मैं तुम्हारे भले के लिए ही तुम्हें टोकती हूँ। रोहिणी गुस्से में बोली, मेरा भला बुरा सोचने के लिए मेरी माँ है। सच तो यही है कि आप मुझसे जलती है। आपकी बेटी मेरे जितनी सुंदर नहीं है, उसका कोई दोस्त नहीं है, इसीलिए मेरे फोन कॉल से आपको जलन होती है। निशा कठोर शब्द में बोलकर बुदबुदाती हुई नीचे गई। कपड़ों को हाथ में लिए हुए रोहिणी स्तब्ध सी खड़ी रह गई। उसकी गोद में पली लड़की
उसे ही उल्टा सीधा सुना गई। रोहिणी की बेटी पूजा निशा से कई गुना सुंदर है, लेकिन हर समय सादगी से रहती है और पढ़ाई में लगी रहती है। रोहिणी बचपन से ही उसे समझाती आई है और पूजा ने बचपन से लेकर आज तक उसकी बताई बातों का पालन किया है। वह अपने आसपास फालतू भीड़ इकट्ठा करने में विश्वास नहीं रखती, तभी तो हर साल स्कूल और कॉलेज में टॉप करती आई है। लेकिन निशा संस्कार और गुणों पर ध्यान न देकर हर समय दोस्तों व सहेलियों में से घिरे रहना पसंद करती है। तारीफ पाने के लिए लेटेस्ट फैशन के कपड़े, मेकअप, बस यही उसका प्रिय है और इसी में वह अपनी सफलता समझती है। तभी तो पूजा से 2 साल बड़ी होने के बावजूद भी उसी की क्लास में है। नीचे जाकर रोहिणी ने पूजा के कमरे में जाकर देखा। पूजा पढ़ रही थी क्योंकि वह पीएससी की तैयारी कर रही थी। रोहिणी ने अंदर जाकर उसके सर पर प्यार से हाथ फेरा और अपने कमरे में आ गई। जिंदगी में हर बात का एक निश्चित समय होता है। समय निकल जाने के बाद सिवाय पछतावा के कुछ हासिल नहीं होता। इसीलिए जीवन में अपने लक्ष्य और प्राथमिकताएं तय कर लेनी चाहिए और उन्हीं के अनुसार प्रयत्न करना, यही समझाना था। रोहिणी पूजा को हमेशा खुश रखती थी कि उसकी बेटी ने जीवन का ध्येय चुनने में समझदारी दिखाई है। पूरी उम्मीद थी कि पूजा अपने लक्ष्य प्राप्ति में अवश्य सफल होगी। अगले दिन पूजा और निशा के कॉलेज जाने के बाद रोहिणी ने अपनी जेठानी से बोली कि निशा आजकल रोज घंटों फोन पर अलग अलग लड़कों से बातें करती है, आप जरा उसे समझाइए। लेकिन बदले में जेठानी का जवाब सुनकर वह अवाक रह गई। करने दे रे, यही तो दिन है उसके हंसने खेलने के, बाद में तो उसे हमारी तरह शादी की चक्की में ही पीसना है। बस बातें ही तो कर रही है न, और वैसे भी सभी लड़के एक से एक अमीर खानदान से हैं। रोहिणी को समझते देर न लगी कि जेठानी की मंशा क्या है। वैसे भी उन्होंने निशा को ऐसे ढांचे में ही ढाला है कि अमीर खानदान में शादी करके ऐशो आराम में रहना ही उसका एकमात्र धैर्य है। अमीर परिवार के इतने लड़कों में से वह एक मुर्गा तो फंसा ही लेगी। रोहिणी को अपनी जेठानी की बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन उसने समझ लिया कि उनसे और निशा से कुछ भी कहना और सुनना बेकार है। वह पूजा को उन दोनों से बेशक दूर रखने का प्रयास करती। वह नहीं चाहती थी कि पूजा का ध्यान इन बातों पर जाए। कई महीनों तक रोहिणी पूजा की पढ़ाई को लेकर व्यस्त रही। उसने निशा को टोकना छोड़ दिया और अपना सारा ध्यान पूजा पर केंद्रित कर लिया। आखिर बेटी के भविष्य का सवाल है। रोहिणी अच्छी तरह समझती थी कि बेटी को अच्छे संस्कार देकर बड़ा करना और बुरी सोबत से बचाकर रखना एक माँ का फर्ज होता है। एक दिन रोहिणी ने निशा के हाथ में बहुत महंगा मोबाइल देखा तो उसका माथा ठनक गया। निशा और उसकी माँ की आपसी बातचीत से
पता चला कि कुछ दिन पहले किसी हिमेश नामक लड़के ने निशा की दोस्ती हुई है और उसी ने निशा को यह मोबाइल उपहार में दिया है। जेठानी रोहिणी की ओर मुंह बना के कहने लगी कि लड़का IAS है, खानदान भी बहुत ऊंचा और अमीर है। निशा की तो लॉटरी खुल गई, अब तो यह सरकारी अफसर की पत्नी बनेगी। रोहिणी को इस बात पर बड़ी चिंता हुई। कुछ ही दिनों की दोस्ती पर कोई किसी पर इतना पैसा खर्च कर सकता है, यह बात उसके गले नहीं उतर रही थी। उसने अपने पति नीरज से बात की तो नीरज ने कहा, मैं धीरज भैया को कह चुका हूँ, लेकिन तुम तो जानती हो वे भाभी और बेटी के सामने खामोश रहते हैं। तुम जबरन तनाव मत पालो, पूजा पर ध्यान दो। जब उन्हें अपनी बेटी के भविष्य की चिंता नहीं है तो हम क्या करें? समझाना हमारा काम था, हमने कर दिया। रोहिणी को नीरज की बात ठीक लगी। उसने तो निशा को भी अपनी बेटी समान ही समझा, पर जब अब माँ बेटी दोनों अपने आगे किसी को कुछ समझती ही नहीं तो वह भी क्या करे। अगले कुछ महीनों में तो निशा अफसर हिमेश के साथ घूमने जाने लगी। कई बार रात में पार्टियां अटेंड कर के देरी से घर आती। उसके कपड़ों से महंगे विदेश का परफ्यूम की खुशबू आती। कपड़े दिन ब दिन कीमती होते जा रहे थे। रोहिणी ने कभी पूजा और निशा में भेद नहीं किया था, इसीलिए उसके भविष्य के बारे में सोचकर उसके मन में भय की लहर दौड़ जाती। पर वह मन में सोचकर मर्यादा का अंश अंश टूटना देखती रहती। घर में दो विपरीत धाराएं बह रही थी। पूजा सारा समय अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहती और निशा सारे समय हिमेश के साथ अपने सुनहरे भविष्य के सपने में खोई रहती। उसके पैर जमीन पर नहीं टिकते थे। उसके सुंदर दिखने के उपायों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही थी। वह पूजा और रोहिणी को ऐसी है दृष्टि से देखती थी मानो हिमेश का सारा पैसा और पद उसी का हो। पूजा के BA फाइनल और PSC का पेपर हो गए, लेकिन आखिरी पेपर देकर आने के तुरंत बाद वह अन्य परीक्षाओं की तैयारी में जुट गई। उसकी दृढ़ता और विश्वास देखकर रोहिणी और नीरज भी खुश थे कि वह PSC की पेपर में जरूर सफल हो जाएगी। और वह दिन भी आ गया जब रोहिणी और नीरज के चेहरे खिल गए, उनके संस्कार जीत गए। पूजा की मेहनत सफल हो गई। वह PSC परीक्षा में पास हो गई और साथ ही BA में पूरे विश्वविद्यालय में अव्वल रही। लेकिन इस खुशी के मौके पर घर में एक तनावपूर्ण घटना घट गई। निशा रात में हिमेश के साथ उसकी बर्थडे पार्टी में गई। घर में वह यह बात कहकर गई कि हिमेश ने बहुत से फ्रेंड्स को होटल में इनवाइट किया है, खाना पीना होगा और वह 11 बजे तक घर वापस आ जाएगी। लेकिन जब 12 बजे तक निशा घर नहीं आई तो घर में चिंता होने लगी। वह मोबाइल भी रिसीव नहीं कर रही थी। रात के 2 बजे तक उसकी सारी सहेलियों के घर पर फोन किया
जा चुका था, पर उसमें से किसी को भी हिमेश ने आमंत्रित नहीं किया था। जिस होटल का नाम निशा ने बताया था, नीरज वहां गया तो पता चला कि ऐसी कोई बर्थडे पार्टी वहां थी ही नहीं। गंभीर दुर्घटना की आशंका से सबका दिल धड़कने लगा। रोहिणी जेठानी को तसल्ली दे रही थी, पर उनके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। वे रोहिणी से नजर नहीं मिला पा रही थी। सुबह 4 बजे जब वे लोग पुलिस में रिपोर्ट करने की सोच रहे थे कि तभी एक गाड़ी तेजी से आकर दरवाजे पर रुकी और तेजी से चली गई। कुछ ही पलों बाद निशा अस्त व्यस्त और बुरी हालत में घर आई और फूट फूट कर रोने लगी। उसकी कहानी सुनकर धीरज और उसकी पत्नी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। रोहिणी और नीरज अफसोस से भर उठे। बर्थडे पार्टी का बहाना बनाकर हिमेश निशा को एक दोस्त के फार्म हाउस में ले गया। वहां उसके कुछ अधिकारी आए हुए थे। उसने निशा से उन्हें खुश करने को कहा। मना करने पर वह गुस्से से चिल्लाया कि महंगे उपहार मैंने मुफ्त में नहीं दिए, तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी। उपहार लेते समय तो हाथ बढ़ाकर सब बटोर लिया, अब ढोंग कर रही हो। और फिर पता नहीं उसने निशा को क्या पिला दिया कि उसके हाथ पांव बेसुध हो गए। और फिर कहाँ तो निशा उसकी पत्नी बनने का सपना देख रही थी और हिमेश ने उसे क्या बना दिया। और हिमेश ने धमकी दी थी कि किसी को बताया तो रोहिणी सोचने लगी, अगर मर्यादा का पहला अंश भंग करने से पहले ही निशा सचेत हो जाती तो आज अपनी मर्यादा खोकर न आती। निशा के कानों में रोहिणी के शब्द गूंज रहे थे, जो उन्होंने एक बार उससे कहे थे कि मर्यादा भंग करने जाने का एहसास ही हमें एक बार की सारी सीमा तोड़ डालने का दुस्साहस भर देता है। वाकई एक एक कदम बिना सोचे समझे अनजानी राहों पर कदम बढ़ाती वह आज खड्डे में गिर गई थी। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।